यार, ये एक ऐसा कोर्स है जो काफी तगड़ा होता है, और ऑब्वियसली उन्होंने ये वाली चीज भी बताई थी कि साइन करने के पैसे मिलते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 20-25 लाख तो होना चाहिए। और वो तो यार मिनिमम है। अगर हाउ टू मैनेज लव लाइफ विद सीए एग्जाम्स, मिर्जापुर पंचायत, अरे यार ये टफ क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सिंगर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूं कॉस्टिंग और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को इजी बनाने वाले द ओनली वन सीए प्रणव पोपट सर जी से। तो सर का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों के लिए टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। वेलकम शुभम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी हमारी बेहतरीन वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न। तो सर सबसे पहले मैं चाहूंगा जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई नो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ड्यू टू सम फॉर्मल रीजंस। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यार। तो मैं तो मेरा इंट्रोडक्शन यार, अगर मेरी कोई 100 लेक्चर्स की क्लास होती ना, तो उसमें भी डेली बेसिस पे देता हूँ। बच्चों को मेरा इंट्रोडक्शन याद हो जाता है, तो जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूँ। माय नेम इज सी ए प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड करेंटली आई एम टीचिंग फुल टाइम। सीए फाउंडेशन लेवल पर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, जो कि पहले मैथ सैलरी स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था, एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। और हमारी टीम है अल्टीमेट सीए, जहाँ पर हम लोग अपनी सारी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और आप अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल पर भी हमारी क्लासेस देख सकते हैं। यस, ओवर टू शुभ। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने किसके कहने पे सीए ज्वाइन किया, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि मुझे सीए करना है। यार मेरा बैकग्राउंड ना थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब मुझे एक्चुअली, मैं छोटी जगह से हूँ, तो मुझे पहले सीए का पता नहीं था। हमारे इस तरफ एमपी में, जिस रीजन में मैं हूँ, यहाँ पे कॉमर्स की स्ट्रीम भी नहीं होती, बहुत जगह पर स्कूल्स में भी नहीं होती, और कॉलेजेस में बीकॉम के कॉलेजेस भी पिछले 10 सालों से चालू हुए। मतलब कॉमर्स का कोई क्रेज ही नहीं था यहाँ। सभी लोग साइंस लिया करते थे या तो आर्ट्स। तो मेरा भी ऐसा था कि साइंस ही लूंगा। पर टेंथ की जो समर वेकेशंस होती है ना, तो क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स गुजरात में हैं, मैं गुजरात गया, और गुजरात और महाराष्ट्र में अलग ही ट्रेंड है सीए का, कॉमर्स का। तो मेरे एक कजिन दादाजी हैं, मतलब मेरे दूर के रिलेटिव हैं। उनसे एक बार मिलना हुआ, तो उन्होंने ये बोला कि यार तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहिए। पर मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, बस उन्होंने ये बताया था कि उसके लिए कॉमर्स लेना पड़ता है। मैंने बोला मेरे यहाँ तो कॉमर्स स्ट्रीम है ही नहीं डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर भी तुम साइंस लेने के बाद भी कर सकते हो, तो उसको दिमाग में रखना। तो उस दिन से ना मेरे दिमाग में एक वो आ गया था कि, मतलब उन्होंने ये बोला था कि सीए कम लोग कर पाते हैं, और सीए एक टफ कोर्स माना जाता है, और इट्स नॉट इजी टू क्रैक। बस मुझे इतना ही पता था। उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो और ज़्यादा नॉलेज ले नहीं सकता था, और उतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टेड भी नहीं था कि अभी टेंथ में सब डिसाइड कर लूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया था 11th एंड 12th में साइंस से करूंगा, और फिर देखूंगा। बट एक मन में बैठ गया था बैक ऑफ द माइंड कि यार, ये एक ऐसा कोर्स है जो काफी तगड़ा होता है, और ऑब्वियसली उन्होंने ये वाली चीज भी बताई थी कि साइन करने के पैसे मिलते हैं, तो ये चीज भी थोड़ी अट्रैक्ट तो करी थी। अब ये नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली क्या, कैसा साइन और क्या ऑडिट होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। बट ये पता था कि हाँ, साइन करने के पैसे मिलते हैं। तो थोड़ा अट्रैक्ट किया था, और थोड़ा अलग भी करना था। उसके बाद जब मैंने 11th और 12th में साइंस किया, तो साइंस करने के बाद, 12th के बाद मैंने देखा कि यार इंजीनियरिंग एटसेट्रा वाली साइड में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है ना। और फिर मुझे याद आया कि 10th के बाद जो मुझे एक बात हुई थी, मन में आई थी कि यार सीए करना है, तो मैंने एक्सप्लोर करके देखा। और फिर मेरा मन हो गया कि यार मुझे ड्रॉप एटसेट्रा नहीं लेना है इंजीनियरिंग के लिए। मैंने पहले भी अलग से क्लासेस करी नहीं थी आईआईटी एटसेट्रा की, तो मैंने बोला इससे बेटर मैं इसी तरफ जाता हूँ जहाँ पर रिजर्वेशन भी बिल्कुल नहीं है, और कहीं ना कहीं आपका जो भी एफर्ट है वो जी दिखता है, उसका वैल्यू आपके रिजल्ट में दिखता है। तो यही मेरी जर्नी थी इसमें एंटर करने की। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड टू सीए। तो एक स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि कैसे पता करें कि हमारे अंदर टीचिंग का पैशन है, या फिर आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर टीचिंग का पैशन है, आपको टीचिंग करना चाहिए rather than जॉब एंड प्रैक्टिस। यूजुअली तो क्या होता है ना कि जितने भी टीचर्स से मैंने बात करी है, जो टीचिंग कम्युनिटी में हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टीचर्स हैं, वो सभी लोग कहीं ना जब सीए कर रहे थे तभी थोड़ी थोड़ी टीचिंग उन्होंने चालू कर दी थी, तो सबको अंदर से पता था। पर मेरा केस थोड़ा अलग है। मतलब
जो कुछ लोग ऐसा होता है कि यार बहुत पहले से उनको पता होता है कि उनको टीचिंग पसंद है, वो शायद अपने जैसे अगर वो फाइनल में है तो वो इंटर वालों को थोड़ा पढ़ाते होते हैं, इंटर में है तो उसके पहले पढ़ा रहे हैं, 11th 12th वालों को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई केस नहीं था, मैंने कभी भी कोई क्लासेस टीचिंग कुछ किया नहीं था पहले। बट मुझे एक चीज मेरे एक्सपीरियंस से पता थी कि जब मैं क्लास 11th 12th में था, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बोर्डिंग स्कूल में रहता था। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि यार हम लोगों को ना फिजिक्स सब्जेक्ट में टीचर्स बहुत मतलब अच्छे टीचर्स नहीं थे वहां पे। और ऐसा तो नहीं बोलूंगा अच्छे, पर ये बोलूंगा कि यार कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी भी नहीं होती थी टीचर की। कभी कोई टीचर आया, अब छोटी जगह में क्या होता है ना, नहीं अवेलेबल हो पाते यस। सिटीज के टीचर, तो हम लोगों को सेल्फ करना था। फिर हम रेफरेंसेस का यूज करते थे, बुक्स, उस समय भी ऑनलाइन लेक्चर्स थे नहीं कि हम यूट्यूब से देख लें, तो हम रेफरेंसेस देखते थे और रेफरेंसेस पढ़ के एक दूसरे को समझाते थे। तो उस समय क्या होता था ना कि जब मैं रेफरेंस में से पढ़ के खुद समझता था और अपने दोस्तों को समझाता था, तो तब फ्रेंड्स लोग जरूर बोलते थे कि यार तूने जो बात बताई ना वो बहुत दिमाग में एकदम छप गई। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ भाई समझ में आ गया है। तो ये सिर्फ मेरे को इतना क्लू था कि मेरे को थोड़ा बहुत टीचिंग का ऐसा है कि मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूँ तो वो बेटर समझ में आता है, ये मेरे माइंड में था। बाकी मैंने कभी भी सोचा नहीं था। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मैं प्लेसमेंट्स में बैठा और मेरा विथ गॉड्स ग्रेस फॉर्चुनेटली एक बार में हो गया, और मैंने विप्रो लिमिटेड ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ लगभग लगभग पौने 2 साल क्लासेस सॉरी जॉब करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि एज कम थी, क्योंकि मैं 22 में बना था, तो आई वॉज जस्ट 24 भी मैं पूरा नहीं हुआ था। और तब मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। जब मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तब भी मैं ऐसा नहीं सोचा था कि टीचिंग के लिए जॉब को छोड़ रहा हूँ। तब मैंने जॉब छोड़ी थी ये सोच के कि कुछ नया ट्राई करना है, और वो तभी ट्राई होगा जब आप करंट काम बंद करोगे। क्या होता है ना, आप जिस रोल पे होते हो आपके पास इतना वर्क होता है ना कि आप खाली समय में सोचने का भी समय नहीं होता, आप थक जाते हो ऑफिस से आके। और वीकेंड्स में भी आपको ऐसा लगता है चलो यार अभी रेस्ट कर लेते, तो कभी भी कुछ नया करने का टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं ऐसे बंध जाऊंगा सैलरी से, तो फिर तो जीवन भर बंधा ही रहूंगा। तो मैंने जब क्विट किया, सिर्फ एक गैप लेने के लिए किया था कि मैं 2 3 महीने आई विल सेल्फ एनालाइज, मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। और हुआ यही, मैंने जब मैंने जॉब छोड़ी उसके 1 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा क्या करना है। मैं अपने जो कई दोस्तों से नहीं मिला था सालों से, उनसे मिला, अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया, और उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब मेरे को काम चालू करना है। और तब फिर मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, मैं बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स लोगों से मिला। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार एज ए टीचिंग भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में, जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर 10 15 बच्चे सीए फाउंडेशन के पढ़ रहे होते हैं, वहां जाके मैंने बोला कि यार अगर कहीं कोई क्लासेस की वैकेंसी हो तो आप बताइएगा। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम इंटरेस्टेड टू टीच, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। अब भाई अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बड़े इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली नहीं लेंगे, लेकिन छोटे इंस्टीट्यूट में तो वैसे भी टीचर्स की कमी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ टीचर मिलते भी नहीं उनको। टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो क्वालिफाइड सीए नहीं है। तो आई थिंक मुझे प्रेफरेंस मिल जाएगा, और ऐसा मैं ट्राई करता रहा, प्रैक्टिस की भी बात करता रहा, कुछ प्रैक्टिस फॉर्म्स में कुछ आगे बातें भी बढ़ी। लेकिन उसी बीच में मुझे 1 2 बार ब्रेक थ्रू मिल गया, एक इंस्टीट्यूट से आया कि आप यहाँ पर मैथ्स के टीचर नहीं है तो आप पढ़ा सकते हो क्या। मैंने बोला डेफिनेटली पढ़ा लूंगा, मैथ्स से मेरे को वैसे भी पसंद था। ऐसे सोच के नहीं आया था कि एज अ मैथ्स टीचर बनना है, लेकिन पसंद था तो मैंने बोला पढ़ा लूंगा। फिर एक और इंस्टीट्यूट में फिर से मैथ्स का आया, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मैथ्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं होते फाउंडेशन में, ज्यादातर इस, जगह पर, छोटी जगह पर। इस, और फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाना शुरू किया और मुझे खुद ही इंटरेस्ट आने लगा उस सिलेबस में। और जब 5 10 बच्चे भी बैठे होते थे ना सामने, जब उनको कोई चीज समझाता था और जब उनका एक्सेप्टेंस फेस में दिखता था कि वो ऐसे एकदम मतलब दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ यार ये चीज नहीं बन रही थी अब बनने लगी, मैथ्स का फियर होता था चला गया। तो ये सोच के फिर मैंने जब 6 8 महीने 4 बच्चे 5 बच्चे, इनफैक्ट इंटर में तो मैंने एक स्टूडेंट को ऑडिट और एसएमआईटी पढ़ाया था, खुद पढ़ के उनको पढ़ाया, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। फिर मुझे समझ में आ गया कि आई कैन टीच। और जब मेरे को ये 6 8 महीने में लगने लगा, देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, और धीरे धीरे करके मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू की और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में, मतलब एट अ टाइम में 3 4 इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जगह पर मैथ्स और कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। और फिर 1 साल के अंदर तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आई एम आई मेरा जो मतलब स्टाइल है वो पूरी तरह टीचिंग के लिए ही बना हुआ है बोलने का। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू बी इन दिस साइड ओनली, और मैं फुल टाइम टीचिंग में जाऊंगा। फिर मैंने प्रैक्टिस का मन से ही निकाल दिया, फिर मैं एफर्ट ही नहीं करता था, फिर सिर्फ टीचिंग लाइन में आगे बढ़ता रहा। तो यार सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। कुछ कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और दूसरा फिर आपको अंदर से भी आवाज आए कि आपको ये करना है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बन सकता कि कैसे डिसाइड करेंगे कि टीचिंग करना है।
ठीक है। जब आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले थे तब आप बीकॉम भी कर रहे थे, तो आपने बीकॉम होल्ड पे रखा था, राइट? एक क्वेरी आई है, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि जब आपने होल्ड पे रखा था बीकॉम का, तो आपके पेरेंट्स ने क्या कहा था, उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बीकॉम ये एक डिस्ट्रिक्ट एग्जाम है और ऊपर से अगर आप बीकॉम को होल्ड पे रख रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? ये क्वेरी आई है। सही बात है, सही बात है। मैं भी, मेरा जो स्टेप मैंने लिया है, मैं एकदम दिल खोल के सबको नहीं बोलता करो, क्योंकि डेफिनेटली बीकॉम कंपलसरी नहीं है सीए करने के लिए, लेकिन बीकॉम को एज अ बैकअप हम लेके चलते हैं। बट क्या था ना भाई, जब मैंने सीपीटी दिया ना, तो तब तो मैंने देखा कि यार चलो ठीक है, उतना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय इजी होता था, पूरा एमसीक्यू था। पर जब मैं इंटर में आया ना, तो इंटर का जब मैंने फर्स्ट ग्रुप का 2 महीने पढ़ाई करी ना, देन आई रियलाइज्ड कि लेवल तो है भाई इसमें, ठीक है। और साथ में ना मुझे कुछ और चीजें ऐसी समझ में आई कि ये इतना ज्यादा वास्ट है कि अगर मेरा फ्लो ब्रेक होगा तो मैं उसको वापस कवर अप नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा ना, सिर्फ 2 महीने में, स्टार्टिंग के 2 महीने में देखा कि जो 2 दिन नहीं आ पाए वो कभी कवर ही नहीं कर पाए, उनका बैकलॉग बैकलॉग ही रह गया और उनका फ्लो टूट गया। और जब क्लास को 3-4 महीने होने वाले थे, ग्रुप 1 खत्म होने वाला था, तब मेरा बीकॉम आने वाला था, और उसके लिए मुझे 15 दिन गैप करना पड़ता क्लासेस में, क्योंकि दूसरी सिटी में था। तब मेरे पास दो चॉइस थी कि देखो भाई, सीए तो वैसे ही अनप्रडिक्टेबल है, एक काम करता हूँ बीकॉम तो दे ही देता हूँ, नहीं तो बीकॉम से भी रह जाऊंगा। और दूसरा यह था कि नहीं यार, डिटरमाइंड हूँ, अगर मैंने 3 महीने कंटिन्यूस क्लासेस अटेंड करी विदाउट एनी गैप, तो मैं अगर 3 महीने और कर लेता हूँ ना, तो मेरा पूरा साल बच जाएगा। और वहां पर वो डिसीजन मैंने खुद ही लिया। उसमें सही बताऊं तो ज्यादा किसी से कंसल्ट भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे एक बार में बोथ ग्रुप निकालना है, देयर इज नो अदर चॉइस। एक सीनियर भैया थे मेरे, जो हमारी टाउन के थे, और वो सीए बने थे, रिलेटिव भी है मेरे। उनसे बस मैंने ये पूछा था कि बोथ ग्रुप देना चाहिए सिंगल ग्रुप, तो उन्होंने बोला जब भी सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हो, भूल जाओ ग्रुप सिस्टम। क्योंकि ग्रुप सिस्टम इसीलिए बना है कि लोग थोड़ा बहुत अगर अच्छा करके आए हो तो उनको पूरे 8 पेपर फिर से ना देने पड़े, इसीलिए नहीं बना कि तुम 4-4 करके दो। तो आईसीआई का जो पर्पस है ग्रुप बनाने का, वो ये था कि भाई अगर किसी ने 4 में अच्छा किया है, तो कम से कम उसका 4 तो क्लियर हो जाए, उसको बाकी यस 4 सर। ही देना पड़े। यस। तो जो समय दिया गया है पढ़ने के लिए, वो बोथ ग्रुप के लिए ही है, और सबको ही कर रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो। और उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कोई भी चीज बीच में आएगी ना, उसको मैं अवॉइड कर दूंगा और एक ही मिशन की तरफ चलूंगा। तब मैंने फिर बीकॉम का ड्रॉप किया। और घर में एक्चुअली बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा बात नहीं करा था, पूछा नहीं था, बस बताया ही था कि इंटरमीडिएट बहुत हाई लेवल का है, इजी नहीं है, इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं बीकॉम को छोड़ रहा हूँ। और बाद में देखूंगा, बीकॉम मुझे जब चालू करना होगा तो करूंगा। तो घर वाले एक बार में सपोर्ट में आ गए थे। और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बोलूंगा यार, कि तुम अपनी सिचुएशन देखो। तुम्हें अगर लगता है तुम इतना 100% दे रहे हो, और तुम्हें लगता है कि बीकॉम की वजह से तुम्हारा इंटर वो होगा, तो तुम भी ये डिसीजन ले सकते हो, बशर्ते तुम्हारा कॉलेज जो है वो बहुत अच्छे लेवल का ना हो, वो एनीवेज उसमें अटेंडेंस ना लगती हो, सिर्फ पेपर देने जा रहे हो, मतलब नाम मात्र के लिए तुम डिग्री कर रहे हो। तो अगर अच्छा कॉलेज है, देन यू शुड नॉट लीव इट लाइक मी। आप इतना सीरियस क्यों रहते? मैं इतना सीरियस क्यों रहता हूँ? अरे वो भाई नेचर है यार। मतलब जो क्लास में लंबे समय तक मेरे साथ पढ़ता है, तो ह्यूमर भी है, बट वो ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता। मतलब वो सार्केज्म जो है वो क्लास के साथ आता है, बट वो सब कुछ चीज़ें नेचर के ऊपर होती है कि भाई, अब शायद ये नेचर ही है जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ, जो जिस पर्पस के लिए मैं बैठा हूँ। जैसे मैं, अगर मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो हो सकता है किसी को लगे, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में फील कि यार बहुत ही बोरिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट करता है, और वो कहता है कि सर ये शांति से हमने जो पढ़ा ना, तो मज़ा आ गया, समझ में आ गई चीज़ें। तो ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं है, ना ही कुछ ऐसा गम है भैया माइंड में, है ना। एकदम सब सही चल रहा है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैं ऐसा रहता हूँ, बट ये मेरा नेचर ही है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा शांत स्वभाव का बाय नेचर भी हूँ। मुझे गुस्सा वैसे भी नहीं आता, ऐसा नहीं कि क्लासेस में नहीं आता, ऐसे इंटरपर्सनल कनेक्शंस में भी मुझे कभी गुस्सा आता नहीं है। सो आई एम दिस वे ओनली। जहाँ तक मुझे समझ है और मैंने पूछा है, पता किया है, जहाँ तक आपको हिंदी से लगाव है, अगर है तो मतलब क्यों है इतना ज्यादा हिंदी से लगाव? उसका किस चीज़ से रीजन? लगाव है? हिंदी 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 भाषा। हिंदी भाषा से, यस यस यस, हिंदी भाषा से लगाव है, बिल्कुल लगाव है मुझे। एक्चुअली हिंदी के साथ भी मेरी एक स्टोरी है। देखो, एक तो मैं भाई मध्य प्रदेश में रहा हूँ, और हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम में क्लास स्कूल किया हुआ है, लेकिन क्या होता था, हमारी मीडियम ऑफ स्पीकिंग तो हमेशा से हिंदी रही है, और चीज़ें समझ में भी हिंदी में आती थी, बाहर सारे दोस्त भी हिंदी बोलते थे,
घर में मैं गुजराती बोलता हूँ, बट या मेरे टाउन में हम लोग सब हिंदी ही बोलते हैं। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि यार एक आई डोंट नो कैसे, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड, जब मेरे स्कूल्स में कोई भी फंक्शन होते थे पेट्रियोटिक वाले, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो वहां पर ना मेरे मन में एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि यार जो अपना एक वो होता है ना, देश से कनेक्शन होता है कि अपन वी आर प्राउड इंडियन, तो वहां पर मैं हिंदी से कनेक्ट कर पाता हूँ उस चीज को। जैसे अगर कोई चीज, कोई अगर आदर सत्कार करने वाली चीज है वो अंग्रेजी में होती है, तो मुझे लगता है कि यार वो हिंदी में हो पाए तो ज्यादा अच्छा है, कि हम लोग क्यों किसी और की लैंग्वेज को अडॉप्ट किए। हालांकि देखो मैं खुद भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता हूँ, इतना सोचता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा माइंड में आता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हमारी खुद की इतनी अच्छी लैंग्वेज है, उसके बाद भी हम बाहर वालों की लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा, जब मैं क्लास 11th में था, तो क्या था ना कि हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट में था, और मैंने हिंदी लिया था डेफिनेटली। तो उस समय 11th में मेरे बहुत कम नंबर आते थे हिंदी में। फिर उस समय एक टीचर ने मुझे काउंसिल किया था, उन्होंने समझाया था कि यार थोड़ा साहित्यिक तरीके से सोचना भी पड़ता है, लिखना है तो अगर अपन को वैसा। और मैंने ना क्लास 12th जैसे स्टैंडर्ड में, जहाँ पर लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अपना इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, वहां मैं हिंदी के लिए एफर्ट करता था। मैंने अपनी हिंदी की राइटिंग सुधारी क्लास 12th में। जो अपनी वो होती है ना वर्णमाला, तो क क क क ख ख ख वो लोग लिखते हैं, वो मैंने 12th में जाके फिर से लिखा। क्यों? ताकि और बेटर लिख सकूं। और आप लोग मानोगे नहीं, जब 12th का रिजल्ट आया जब सीबीएसई का, तो उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स हिंदी में थे, 96 मार्क्स। तो वो कहीं ना कहीं हिंदी ने जो है मुझे पहले मेरी वीकनेस बनी, और उसके बाद वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई, तो मैंने उस पर काम किया था। तो एक अलग अटैचमेंट हो गया उस वजह से मेरा हिंदी के साथ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस ये जर्नी के साथ के लिए कोई भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप सबके साथ शेयर करते हो या कहीं भी की है जो शेयर करना चाहते हो। कौन सी जर्नी में बोला आपने? सीए जर्नी में? यस। या अदर देन ये कुछ भी, मतलब कुछ भी लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको लाइफ लगता की है। इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने माय लाइफ आफ्टर सीए में तो एक बार मतलब की है शेयर। आई थिंक अभी वो बहुत पुराना वीडियो होगा तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आज वापस से शेयर करता हूँ वो बात को। यस सर। तो जैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ठीक है, सबसे पहले तो जब मैंने सीए फाइनल में एग्जाम्स दिए थे, तो क्योंकि आर्टिकलशिप में मैं बहुत इन्वॉल्व था, तो मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी या बहुत प्रॉपर क्लासेस नहीं करी थी। बट यस, जो 5 मंथ्स का हमको स्टडी पीरियड मिलता है, आर्टिकलशिप से छुट्टी मिलती है, उसमें मैंने अपना बिल्कुल जी जान लगाया था। मतलब उसमें मैं पूरे टाइम अच्छे से पढ़ाई किया करता था, हेल्थ का भी ध्यान रखता था, एक्सरसाइज मेडिटेशन सब करता था, और एकदम आइसोलेटेड रहता था। तो उस 5 महीने मैंने बहुत मेहनत करी, और फिर भी जो पेपर गए वो एवरेज गए थे। मतलब मुझे ऐसा था कि पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, बाउंड्री में रहूंगा ऐसा। तो जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन यार पास हो गया मैं। और दोनों ही ग्रुप में एकदम बाउंड्री पे नंबर थे, 210 आउट ऑफ 400, 210 आउट ऑफ 400, 420 नंबर आए सीए फाइनल में। तो निकल तो गए एक बार में, बहुत अच्छा लगा कि भाई एक अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप हो गया। और आर्टिकलशिप को भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा, उसमें भी अपन ने पूरा दिया, फाइनल भी एक बार में निकल गया। उसके तुरंत बाद हम लोग, मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम लोग जीएमसीएस करने के लिए, उस समय ना फाइनल के बाद एक जीएमसीएस होती थी, इस तो वो तरह भी GMCS होता है करने बट के, फाइनल से पहले। हाँ अब तो शायद नियम चेंज हो गया है। तो उस समय ऐसा था कि फाइनल के बाद भी कर सकते हो। तो मैंने जीएमसीएस 2 के लिए मेरे फ्रेंड के साथ दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैं रहता था इंदौर में उस समय, और मुझे जाना था दिल्ली। और हम लोग अर्जेंट में टिकट बुक करा के ट्रेन की, और फिर निकल गए दिल्ली के लिए। अब आज रात को जैसे निकले, आज शाम को, कल सुबह दिल्ली पहुंचने का था। अर्ली मॉर्निंग 2 स्टेशन पहले शायद फरीदाबाद आया था, या कोई स्टेशन आया था, उसके बाद मेरा लैपटॉप बैग गायब हो गया मेरे पास से। मेरे बाजू में लैपटॉप बैग था, और वो मैंने लैपटॉप सीए फाइनल के समय लिया था। मतलब सीए फाइनल के जब 6 महीने बचे थे ना, तब मैंने पहली बार लैपटॉप लिया था, क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन का ट्रेंड आया था, थोड़ा थोड़ा, जब मैं फाइनल में था। और दूसरा ये था कि यार बहुत सारे रिसोर्सेज एक जगह पर इकट्ठे रखने होते हैं, क्लासेस देखनी होती है पेन ड्राइव वाली, तो मुझे लगा कि लैपटॉप ले लेना चाहिए। तो मैंने फाइनल के टाइम पे लैपटॉप लिया, सीए बनने के 6 महीने पहले। और वो नया ही लैपटॉप था, 6 महीने हुए थे उसको। तो एक तो उस चीज़ का गम यार कि भाई लैपटॉप बैग चला गया, लैपटॉप निकल गया। दूसरा, उसमें से अपना सारा डेटा होता है ना, अपन का जो भी अभी सॉफ्ट कॉपी मैंने सारी बना के रखी है, रिज्यूम के फॉर्मेट्स बना के रखे थे सीए बनने के बाद, वो सारी चीज़ें थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिमांड ड्राफ्ट। उस समय जो ट्रेनिंग्स होती थी ना आईसीआई की, उसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता था, आपको बैंक से डीडी बनवानी पड़ती थी, फिर वो डीडी जमा करनी पड़ती थी वहाँ पे। तो वो डीडी भी उसके साथ चली गई यार। तो पहले तो जैसे ही हम उतरे, अभी देखो कल सीए बना हूँ, और ये आज अगले दिन की बात है।
एक एक दिन और मान लो कि आज सीए बना, अगले दिन निकला उसके थर्ड डे, मतलब सीए बनने के बाद अभी 2 ही दिन हुआ है, लेकिन इतना बेबस महसूस कर रहा था उस समय कि भाई क्या मतलब निकला है, 2 दिन पहले इतनी खुशी थी और आज इतना एकदम सैड सा महसूस हो रहा था। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग दिल्ली पहुंचे रेलवे स्टेशन, उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट कराई। ऑब्वियसली मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने यहाँ कभी ऐसी कोई चीज़ रिकवर होती है, पूरा वो सब सिस्टम बना रहता है उन लोगों का, तो वो भी रिकवर करके नहीं देते, फिर भी चलो फॉर्मेलिटी के लिए वो दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग गए आईसीआई जहाँ ऑफिस था उसके पास, वहां पर जाके उनको बताया कि हमारा ऐसा डिमांड ड्राफ्ट जो है चला गया है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, डीडी को कैंसिल करवाना पड़ेगा पड़ेगा और नया डीडी बनाना पड़ेगा। पैसे मिल जाएंगे क्योंकि डीडी कैंसिल होता है तो उसको कोई एनकैश नहीं करवा सकता। तो फिर वहाँ नोएडा का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें गए, उसमें पूरे दिन रहे, वहां पर डीडी कैंसिल करवाया। मतलब समझ रहे हो कि अभी सीए बने उसके 2 दिन के अंदर ये परिस्थिति आ गई। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं जिस चीज के लिए काम कर रहा हूँ बस सीए बन गया उसके बाद तो चांदी चांदी, तो नहीं भाई, उसके अगले दिन से भी स्ट्रगल चालू होता है। मेरा तो 2 ही दिन में स्ट्रगल चालू हो गया था। जी। हालांकि हाँ उसके बाद फिर थोड़ा सा सही तरीके से सोचा करा, सब काम हो गया। लैपटॉप तो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जिस पर्पस के लिए गए थे वो पर्पस सॉल्व हो गया, सब काम हो गया और अच्छे से हो गया। बट मैं यही बोलूंगा कि यार हम क्या सीए लाइफ में जा रहे हैं, हम आर्टिकलशिप में जाएंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस सामने आएंगे, नए नए चैलेंजेस से आप एक्सपोज होगे। तो उस समय ना आपको थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। अब भाई मैं भी ऐसे गया था, मतलब अकेला गया था, और इतना बड़ा अमाउंट का डीडी गायब हो गया, तो उस समय मैं भी पैनिक कर सकता था, लेकिन मैं शांति से सोचा कि भाई क्या करें, आईसीआई वालों से जाके पूछा, फिर उन्होंने बताया ये बैंक में चले जाओ। तो दिल्ली में भी थे तो भी हम लोगों ने धीरे धीरे करके मैनेज कर लिया। तो ऐसे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम मैनेज हो जाती है, थोड़ा समय लगता है, झटका लगेगा, पर इस उस झटके पे अपन को फिर मतलब अटक नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गेट स्टक, है ना। ऐसा जो डाउनफॉल्स आते हैं, जो फेलियर्स आते हैं, वो अच्छा है, आने दो भाई, पर उससे हम और बेटर पर्सन बनते हैं, उससे और कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हैं, उससे और हमारी नर्चरिंग होती है। तो इस चीज को माइंड में रखिए, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आने दीजिए, आप देखा जाएगा, कर लेंगे, क्या दिक्कत इस है। अच्छा, मैम से फर्स्ट मिले, अरे तुम लोग तो पर्सनल सवालों में आ गए। तो यार हमारा तो देखो भाई पूरा अरेंज वाला सिस्टम था, है ना। और फर्स्ट मीटिंग उनके होम टाउन में थी, उनके घर में जब उनको देखने गए थे वही फर्स्ट मीटिंग थी। और अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मिलके एक वो आ जाता है ना कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार यहाँ पर वेवलेंथ मैच करेगी, वैसा ही फील आया था। जो अगला क्वेश्चन था वो इससे कनेक्ट कर रहा था। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैनेज लव लाइफ विद सीए एग्जाम। यार इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से बोल सकता हूँ कि करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब देयर आर पीपल जो अपना कपल लाइफ में थे, सीए कर रहे थे और साथ में सीए भी बन गए, और आज घर संसार बसा लिया है। तो पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, बट क्या होता है ना कि ये जो एज होती है हमारी 18 से लेकर 25 तक, ये ऐसी एज होती है जिसमें भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यू कैन स्लिप एनी वेयर एनी टाइम, ठीक है। तो जिस पर्सन के साथ आप हो ना, क्या होता है कि आप पर्सन से पहली बार मिले होते हो तो कई बार उसका रीजन अट्रैक्शन भी होता है और बात बन गई होती है, पर धीरे धीरे जब आप आगे जाते हो ना तो आपको पर्सन की असलियत पता चलती है, उसके नेचर की कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो आपको नहीं अच्छी लग रही। तो पर क्या होता है ना कि आप अवॉइड करते हो, आपको लगता है कि ठीक है यार कोई परफेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म एसोसिएशन किसी के साथ भी सोच रहे हो ना, तो बहुत कुछ सोच के चलो, बहुत जल्दी किसी के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन मत करना, क्योंकि जो भी चीजें तुम इग्नोर कर रहे हो धीरे धीरे जाके बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो लाइफ में भी वही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि 1-2 साल बाद हो सकता है तुम्हारी प्रायोरिटी जो सीए करने के लिए तुम आए थे वो सेकेंडरी हो गई, और वो पर्सन तुम्हारे लिए प्रायोरिटी बन जाए। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पर्सन ऐसा होना चाहिए जो तुमको मोटिवेट करे, तुमको एनकरेज करे कि नहीं, तुम्हारा करियर पहले है उसके बाद ये सब, ठीक है। तो साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करना इज गुड, होना भी चाहिए, लेकिन जिस एज में आप हो पहले आपको स्टेब्लिश होना जरूरी है। वरना फिर क्या होता है ना, मतलब समझना इस बात को, स्पेसिफिकली फॉर बॉयज अगर मैं बोलूं, अभी तो तुम इस झांसे में पड़ जाओगे, उसके बाद जब तुम सीए नहीं बन पाओगे ना, तो तुम्हें बहुत जल्दी भूल दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा, है ना। तो इस बात को समझना, अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहुत वैल्यू है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू तभी होगी जब तुम्हारे फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे। ये बहुत इस बहुत क्लियर बात है, बॉयज इस की तो बहुत क्लियर बात है। नहीं कमाओगे तो सब तुमको भूल जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है।
कॉर्पोरेट जॉब मिली, उसमें जो ये है 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद अप्रॉक्स उनकी सैलरी इस टाइम क्या चल रही है, या फिर अच्छा, कितनी उनकी होगी? सैलरी इस समय क्या चल रही है, जो जिनके साथ मैं था, जिन्होंने छोड़ दी? क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो आप लोगों से कनेक्ट भी करते होंगे। हाँ, कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं यार। मतलब देखो, ऑब्वियसली अब सैलरी की पैकेजेस बढ़ गए हैं आज से। जब मैं 2017 में ज्वाइन किया था, और मैं 5 साल नहीं, मैं 2 ही साल जॉब किया था। 5 साल तो मुझे टीचिंग में हो गए हैं, ठीक है। तो सीए बने को 7 इयर्स हो गए, 2 साल सीए बनने के बाद जॉब की और 5 साल टीचिंग में हो गए। तो उस समय पर विप्रो लिमिटेड जो नए हायरिंग्स थे उनको 9 लाख रुपीज देता था, ठीक है। 9 लाख रुपीज इज वॉज स्टार्टिंग पैकेज एट दैट टाइम, जो कि अब बढ़ चुका है, स्टार्टिंग ही बढ़ चुका है अब। तो जब स्टार्टिंग पैकेज बढ़ता है तो सबका बढ़ा देते हैं, जो हायर वाले होते हैं उनका भी चेंज कर देते हैं। और जब मैंने छोड़ा था तब 1 साल, मतलब एक अप्रेजल हुआ था, तो 9 से 11 हुआ था। 11 पे मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। पर अभी जो भी लोग हैं वो, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, अब तो ये सब बातें नहीं करता मैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार 5 साल में मिनिमम 2.5x तो हो जाता है। तो अगर हम 11 को 2.5x करें तो आप अंदाजा लगा सकते हो 20-25 लाख तो होना चाहिए। और वो तो यार मिनिमम है। अगर आप 7 साल हो गए सीए बने तो उतना तो होना ही चाहिए। तो उतना तो इंजीनियर भी पहुंच पहुंच जाता है, अगर अच्छे कॉलेजेस में है, चाहे IIT एक्सेट्रा है तो उतना तो मेरे हिसाब से होगा। पर मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है। एंड इट इज़ नीडलेस टू से दैट कि जब मैं सीए में आया था, टीचिंग में आया था, तब तो मुझे पता नहीं था कि मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लोग मुझे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं। और उस समय मैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइंड में नहीं रखा था कि ये पैसा कैसे रिकवर होगा, क्योंकि मैं ये माइंडसेट से आया था 5 साल लगेंगे फाइनेंशियली स्टेबल होने में, 5 साल। बट प्रभु की कृपा से जो ऑनलाइन वर्ल्ड में बूस्ट आया बिकॉज ऑफ द कोविड, और उस वजह से हम थोड़ा जल्दी ग्रोथ कर गए। और वो नौबत नहीं आई कि हमको फाइनेंशियली कुछ क्रंच झेलना पड़ा हो। मतलब जितना मैंने सेविंग्स करा था उससे मेरा तब तक समय चल गया जब तक मैं यहाँ स्टेब्लिश नहीं हो गया। और अब क्योंकि स्टेब्लिश हो गया हूँ तो फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सर अब एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन होगा, इसमें क्या होगा, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, ए और बी। आपको कोई अच्छा, भी एक चॉइस करनी है जिसमें आपका प्रेफरेंस हो। ठीक है। ठीक है सर, पेन एंड पेपर या फिर डिजिटल गैजेट्स? डिजिटल गैजेट्स। अर्ली बर्ड या नाइट आउट? अर्ली बर्ड। कॉफी और टी? टी। सिटी लाइफ या विलेज लाइफ? विलेज लाइफ डेफिनेटली। फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज? फिर से रिपीट। फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज? इसमें तो यार एक्चुअली दोनों ही नहीं है, बट फिर भी दोनों में प्रेफरेंस दोगे तो फोन कॉल। लास्ट में मिर्जापुर या पंचायत? मिर्जापुर या पंचायत? अरे यार ये टफ क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, क्योंकि दोनों ही बहुत पसंद है ना। बढ़िया, पंचायत। ओके सर, लास्ट में जहाँ तक मुझे पता है आपको गाना गाना बहुत पसंद है, और मैं चाहूंगा एक छोटा सा कोई भी आपका पसंदीदा गाना आप गा दीजिए, और इस पूरे पॉडकास्ट का जो पॉइंट है वो वहीं पे आके रुक जाएगा, के गाने पे। नहीं बिल्कुल यार, गाना मुझे बहुत पसंद है। और मतलब बचपन में ये भी, ये वाला जो जैसे टीचिंग नहीं, एक एक्सीडेंटली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टीचर बन सकता हूँ। कोई प्लान नहीं था। वैसे सिंगिंग का भी ऐसे था, सिंगिंग में भी मुझे पता नहीं था, इट वॉज एक्सीडेंटल। जब मैं छोटा सा एक ऑडिशन हो रहा था यहाँ पर छोटे टाउन में, जो कुछ सिंगिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें हम अपने फ्रेंड को चीयर करने गए थे। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला कि लोग कम पढ़ रहे हैं भाई, तुम लोग भी गा लो। हमने बोला हमारे पास रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं। उन्होंने बोला फ्री में गा लो। और वहां फ्री में गा लिया, और वहां पर रैंक लग गई। तब जाके पता चला कि यस वी कैन सिंग ऑल्सो। तो कौन सा सॉन्ग गाऊं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए? सर आपका फेवरेट, हाँ, आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट, जैसा कि मैंने बोला था कि यार कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो हमको उससे बाहर जाने का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। पर ऑल द डेज आर नॉट सेम। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार क्या सही चल रहा है सब जीवन में, इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। और कुछ खराब चीजें भी आएंगी तो वो भी लंबे समय तक नहीं चलेंगी। तो दोनों चलता रहता है। तो ये आपको पहले से माइंड में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा होता रहेगा, और मैं इसी में मुझे एंजॉय करना है मेरी पूरी लाइफ को। तो लाइफ भी इसी तरीके से है। तो बचपन में मैं एक सॉन्ग बहुत गाया करता था जो कि बहुत पॉपुलर भी था, अभी भी है, और वो इसी मैसेज को देता है।
हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक धन्यवाद। 2-3 बार तुमको रीशेड्यूल किया, एक संडे दूसरे संडे फिर, बट बहुत फाइनली इस संडे को हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, अच्छा लगा तुमसे भी बात करके। एंड थैंक यू। ओके ओके।